इस फिल्म की शुरुआत होती है एंडी डुफ्रेन से, जो कि एक रेप्यूटेड बैंकर होता है और उसे कोर्ट में उसकी पत्नी और उसके लवर के कत्ल के इल्जाम में 2 उम्र कैद काटने की सजा सुनाई जाती है। एंडी को अब एक ऐसे जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कभी कोई कैदी भाग नहीं सका था, और इस जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में बहुत से कैदियों ने तो यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिता दी होती है। इस जेल के कानून भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एंडी बहुत दिनों तक यहाँ पर किसी से कोई बात ही नहीं करता है। एंडी बस अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब लगभग पूरे 1 महीने बाद वो यहाँ पर एक रेड नाम के कैदी से मिलता है। रेड इस जेल में पिछले 20 सालों से अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है और वो यहाँ कैदियों को बाहर से कोई भी चीज मुहैया कराता है अपना कमीशन काटने के बाद। एंडी रेड से कहता है कि उसे 6 से 7 इंच की एक छोटी हथौड़ी चाहिए। रेड एंडी से कहता है कि क्या तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो। एंडी कहता है कि जब वो हथौड़ी आएगी तो तुम खुद समझ जाओगे। रेड यहाँ पर एंडी को सामने बैठे 3 कैदी दिखाते हुए वार्न करता है और बताता है कि उन तीनों की तुम पर गंदी नजर है। एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूँ तो। रेड कहता है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ी मंगवा देता है और जब वो हथौड़ी देखता है तो मन ही मन सोचता है कि अगर एंडी इस हथौड़ी से सुरंग बनाने की सोच रहा है तो ऐसा करने में उसे कम से कम 600 साल लग जाएंगे। इसके बाद एंडी तक इस हथौड़ी को पहुंचा दिया जाता है। अब कुछ दिनों बाद वो 3 लोग जिनकी एंडी पर गंदी नजर होती है उसे मौका देखकर पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक रूप से शोषण करते हैं। ये सिलसिला अगले 2 साल तक इसी तरह से चलता रहता है। एंडी ने कभी किसी से इसकी कोई शिकायत नहीं की थी और उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते थे और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है। इसमें रेड और एंडी भी होते हैं और यहाँ पर हेडले नाम का आदमी इनका इंचार्ज होता है। हेडले थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों को बताता है कि उसका भाई मर गया है और उसने उसके लिए $35,000 छोड़ दिए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो $35,000 लेने के लिए सरकार को एक मोटा टैक्स देना पड़ेगा। एंडी काम करते हुए ये सब सुन रहा होता है। एंडी हेडले के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करते हो। हेडले को एंडी की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर छत के किनारे पर ले जाता है। वो उसे नीचे गिराकर मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो उसे नीचे फेंकता एंडी उसे बताता है कि IRS का रूल है जिसके हिसाब से कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरे लाइफ टाइम में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और ये अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री है। और अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ ये अमाउंट लेने के बाद भी आपसे लॉयल रहेगी तो ये किया जा सकता है। एंडी उससे कहता है कि इस काम के लिए एक वकील की जरूरत होगी जो ये सारी चीजें सेटअप करेगा। एंडी कहता है कि मैं ये काम आपके लिए फ्री में कर दूंगा, बस इसके बदले में आप मेरे सभी कोवर्कर्स को 3-3 बियर पिला दीजिएगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सभी साथी छत पर बैठे बियर का मजा ले रहे होते हैं, यानी कि हेडले एंडी की एडवाइस मान लेता है। आज एंडी की वजह से पहली बार उसके साथियों को जेल के अंदर बियर पीने को मिली थी। अब कुछ दिन बाद यहाँ जेल में सभी कैदियों को रीटा हेवर्ड एक्ट्रेस की फिल्म दिखाई जाती है। एंडी भी यहाँ आता है और रेड से रीटा हेवर्ड का एक बड़ा पोस्टर मंगवाने के लिए कहता है। रेड कहता है कि थोड़ा टाइम दो, मैं उसे मंगवा दूंगा। इसके बाद जब एंडी उस हॉल से बाहर चला जाता है, पर जब वो बाहर जाता है तो उसे वो 3 लोग उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ से फिल्म चलाई जा रही होती है और उसको बहुत मारते हुए उसका शारीरिक शोषण करते हैं। एंडी को इतना जख्मी कर दिया जाता है कि वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। एंडी को जिस इंसान ने मेनली इतनी बुरी तरह मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए बॉक्स में यानी कि काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल आने वाला होता है तो वहां पर ऑफिसर हेडले आता है और उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद इस जेल का वार्डन एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी तो सिर्फ एक बहाना था। उसे हेडले ने एंडी के बारे में बताया था कि कैसे उसने उसके $35,000 बचवाए। एंडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे वार्डन ले लेता है। एंडी के सेल की दीवार पर कुछ छोटे पोस्टर्स के साथ रीटा हेवर्ड का एक काफी बड़ा पोस्टर लगा होता है। वार्डन कहता है कि वैसे तो मैं ये सब अलाउ नहीं करता, पर कभी कभी इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इसके बाद वार्डन यहाँ से निकल जाता है, पर कुछ ही पल में वो लौट कर आता है और उसके हाथ में जो एंडी की बाइबल होती है वो उसे लौटाते हुए कहता है कि मुक्ति इसी के अंदर है। वार्डन ने एंडी से बाइबल की काफी बातें पूछी होती है,
और एंडी ने वो सब की सब बता दी होती हैं। इसलिए वार्डन एंडी से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। शॉशैंक लाइब्रेरी में एक बहुत बूढ़ा आदमी ब्रुक्स भी होता है जो काफी सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा होता है और एंडी को उसके अंडर ही काम करना होता है। एंडी कुछ टाइम में यहाँ दूसरे ऑफिसर्स का आईडीआर भरना भी शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं एंडी के पास काम बढ़ता ही चला जाता है। एंडी को अब अपने काम के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और इसके लिए वो अपने दोस्त रेड को चुनता है। धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीतता चला जाता है और एक दिन ब्रुक्स एक साथी कैदी की गर्दन पर चाकू लगाकर उसको मारना चाहता है। दरअसल सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी होती है पर वो इस जेल को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता है। उसे इस जेल में 50 साल पूरे हो चुके हैं। ये जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया है और उसे लगता है कि अगर उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी और उसे इस जेल में रख लिया जाएगा। पर एंडी के समझाने पर ब्रुक्स उस आदमी को छोड़ देता है। जेल से छूटने के बाद ब्रुक्स को सच में बहुत अजीब लगता है क्योंकि आज 50 सालों के बाद वो बाहर की दुनिया देख रहा है और इन 50 सालों में बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी है। पहले जहाँ सड़क पर उसे एक गाड़ी दिखती थी अब सड़क पर गाड़ियों का मजमा लगा हुआ है। ब्रुक्स को इतने साल बाद अकेले रहने में दिक्कत हो रही होती है और उसे एक स्टोर में जॉब करनी पड़ रही थी। स्टोर में लोग उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो काफी बूढ़ा है और यंग लोगों की तरह काम नहीं कर पा रहा है। शायद यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इस भीड़ भाड़ की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ब्रुक्स सरवाइव नहीं कर पाता है और वो अपनी जान दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वार्डन ने जेल में एक नया प्रोग्राम इनसाइड आउट शुरू किया है। इस प्रोग्राम में कैदियों को बाहर ले जाकर उनसे काम करवाया जाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर काफी सस्ती होती है। वार्डन ये सारे काम उठाकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है पर ये पैसा ब्लैक का होता है। एंडी उसके इन पैसों को वाइट करने में मदद करता है। वो उसका पार्टनर रैंडल स्टीफेंस नाम के आदमी को बनाता है जो कि रियल में है ही नहीं। एंडी उस आदमी के नाम से नकली डॉक्यूमेंट्स बनाता है और उसके अकाउंट में सारे के सारे पैसे ट्रांसफर करता रहता है ताकि अगर कल को पुलिस को पता लग भी जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो कि रियल में है ही नहीं। अब इसके बाद इस जेल में एक नया कैदी टॉमी आता है। टॉमी बहुत यंग होता है। वो आज तक कई जेलों में रह चुका है और जब उसका चलता है कि एंडी ने आज कई लोगों की मदद की है तो वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके। एंडी इसमें उसकी मदद करता है। इसके कई दिन बाद टॉमी रेड के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा है तो वो फिर इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी बीवी और उसके लवर का खून किया था। वो वैसे एक काफी रेप्यूटेड बैंकर था। ये सुनकर टॉमी पूरी तरह से शांत हो जाता है और थोड़ी देर में टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं। टॉमी उन दोनों को बताता है कि एक बार वो एक जेल में गया था जहाँ पर उसे एक एल्मो ब्लैच नाम का कैदी मिला था। उस कैदी ने बताया था कि वो एक रात एक घर के अंदर चोरी करने गया था। उस घर का ओनर जाग गया था और उसने ओनर और उसकी पत्नी को गोलियां मारी थी। उसने बताया था कि बाद में उसे पता चला था कि वो दोनों पत्नी नहीं थे बल्कि लवर्स थे। वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को अब उसकी पत्नी और उसके लवर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहीं से हमें मालूम चलता है कि एंडी बेगुनाह है। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है। वो वार्डन से इस केस में दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कहता है पर वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर एंडी बेगुनाह साबित हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और वो उसके सारे काले चिट्ठों का राज जानता है। एंडी समझ जाता है और वो वार्डन इनडायरेक्टली कहता है कि वो उसके सारे काले धन के बारे में किसी को नहीं बताएगा। इस बात से वार्डन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को 1 महीने के लिए बॉक्स में डलवा देता है। इसके बाद वार्डन टॉमी को बाहर खुले में बुलवाकर पूछता है कि क्या वो एंडी के लिए कोर्ट में गवाही देगा। टॉमी कहता है कि हाँ, वो एंडी की हर कीमत पर मदद करेगा और कोर्ट में गवाही देगा। और टॉमी के हाँ कहते ही वार्डन अपने ऑफिसर से उसकी पीठ पर गोलियां पड़वा देता है और उसे मरवा देता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और उससे कहता है कि टॉमी ने जेल से भागने की कोशिश की थी इसलिए उसे मार दिया गया। एंडी जानता है कि वार्डन बुरा है। वो कहता है कि आज के बाद वो उसका कोई भी काम नहीं करेगा। वार्डन कहता है कि एंडी को 1 महीने और इसी बॉक्स में रखो। आज तक किसी को भी इतने लंबे समय तक बॉक्स में नहीं रखा गया था। अब बॉक्स में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से कहता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे।
रेड कहता है कि शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होगा तब। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर जिहुआतिनेउ जाऊंगा। ये मैक्सिको में समुंदर के किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। ये एक ऐसी जगह मानी जाती है कि जहाँ इंसान अपने आप को पूरी तरह से भूल जाता है। मैं वहाँ पर अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुंदर किनारे अपनी नाव को रिपेयर करूंगा और दोस्तों के साथ गहरे समुंदर में मछली पकड़ने के लिए जाया करूंगा। रेड एंडी की ये सारी बातें सुनकर परेशान सा हो जाता है। वो कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है और ये इंसान को पागल तक कर देती है। एंडी कहता है कि तुम सच कहते हो, अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊं या मर जाऊं। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि तुम वादा करो कि तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है कि हाँ मैं जरूर करूंगा, बताओ। एंडी कहता है कि बक्सटन में एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उस पत्थर की दीवार पर एक काले रंग का पत्थर मिलेगा। उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है। वादा करो कि तुम जब भी इस जेल से बाहर निकलोगे तुम वहां पर जरूर आओगे। रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है, तो एंडी कहता है कि इसके लिए तुम्हें वहां पर आना होगा। ये कहकर एंडी यहाँ से सीधा वार्डन का काम करने चला जाता है। एंडी वार्डन का काम खत्म करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद एंडी को वार्डन अपने कपड़े देता है और कहता है कि मेरे कपड़े इस्त्री करवा देना और मेरे जूतों को आईने की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। अगली सुबह जब सबकी सेल्स के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता है और जब गार्ड उसके सेल के पास पहुंचते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान होते हैं क्योंकि एंडी उस सेल के अंदर नहीं था। अब दूसरी तरफ वार्डन को दिखाया जाता है जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, पर उस बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं। और तभी जेल में सायरन बजता है। इस सायरन का मतलब ये होता है कि किसी कैदी ने यहाँ से भागने की कोशिश की है। वार्डन को पता लगने पर वो एंडी के सेल में जाता है। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि उसे नहीं पता। इस बात पर वार्डन काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि वो दिन भर तुम्हारे साथ रहता था और तुमको उसने जरूर बताया होगा कि वो कहाँ है। वार्डन कहता है कि क्या वो कोई भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये कंकड़ पत्थर और दीवार पर लगी ये तस्वीरें। वार्डन के हाथ में जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो उसे रेड की तरफ फेंकता है और फ्रस्ट्रेशन में आकर एक छोटा सा पत्थर वो रीटा हेवर्ड के उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा होता है। दीवार से पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन पोस्टर के अंदर हाथ डालता है तो वो देखता है कि एंडी ने उस पोस्टर के पीछे एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी होती है। इसे देखकर वहां सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सभी गार्ड्स एंडी को उठने निकल पड़ते हैं, पर उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, एक साबुन, एक कंघी और वो हथौड़ी जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। एंडी हर रात को लाइट्स ऑफ हो जाने के बाद रीटा हेवर्ड के पोस्टर के पीछे सुरंग बनाता था और सुरंग से निकली हुई मिट्टी अपनी जेब में रखकर अगले दिन काम करते वक्त ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तो वो वार्डन के सारे काले धन के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसके पास जो उसकी बाइबल होती है वो उसे उन डॉक्यूमेंट्स की जगह वार्डन की उस तिजोरी में रख देता है। वार्डन को इस बात का पता नहीं चलता। साथ ही वार्डन के कपड़े जो उसने प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी उन कपड़ों को अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है और वो जूते जो वार्डन ने उसे पॉलिश करने के लिए दिए थे उन्हें वो खुद पहनकर वहां से निकल जाता है। रात को जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं, एंडी उस सुरंग से बाहर निकलना शुरू कर देता है और इसके बाद वो एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस गटर के पाइप से रेंगता हुआ उस जेल से पूरी तरह बाहर निकल जाता है। जिस जेल से आज तक कोई भी कैदी नहीं भाग पाया था, आज वहां से एंडी भाग चुका है। एंडी जिस गटर के पाइप से रेंगता हुआ बाहर निकला था वो 5 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर था, पर एंडी ने ये कर दिखाया। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन का सारा काला धन होता है और ये धन रैंडल स्टीफेंस के नाम पर होता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल एंडी जेल से उस आदमी के सिग्नेचर किया करता था। साथ ही एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, इसीलिए एंडी बैंक में जाकर वो सारे पैसे निकाल लेता है और ये पैसे होते हैं $2.95 मिलियन। यानी कि एंडी ना ही सिर्फ जेल से आजाद हुआ है बल्कि वो काफी अमीर भी बन गया है। एंडी के पास वार्डन के काले चिट्ठों के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो प्रेस में भिजवा देता है और अगली सुबह ये खबर अखबार में छप जाती है। इसके बाद जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि वो बाइबल होती है जिसे एंडी अपने पास रखता था। बाइबल के पहले पन्ने पर लिखा होता है, डियर वार्डन, आपने सही कहा था,
कि मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वो देखता है कि एंडी ने पेज को हथौड़े की शेप में बनाकर एक साँचा बनाया होता है जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी छुपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन एंडी के सेल में गया था और उसने एंडी के हाथ से बाइबल लेकर उसे वापस पकड़ाई थी, उस वक्त भी वो हथौड़ी बाइबल में ही थी। अब वार्डन का पूरा चिट्ठा खुल चुका होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए शॉशैंक में आ रही होती है। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, वो अपने आप को शूट कर लेता है। कुछ वक्त बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा पूरी हो जाती है और आज पूरे 40 साल बताने के बाद उसे माफ कर दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद उसे वही नौकरी दिलाई जाती है जो ब्रुक्स करता था और रहने के लिए भी वही कमरा दिया जाता है जहां ब्रुक्स रहता था। बाहर की दुनिया में रेड का भी बिल्कुल मन नहीं लगता है क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी के 40 साल उस जेल में गुजारे थे। रेड भी ब्रुक्स की तरह अपनी जान देना चाहता है, पर तभी उसे अपना वो वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था। और वो उस लोकेशन में जाता है और वहां पर उसको वाकई में एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि डियर रेड, आई होप तुम सही सलामत हो और मेरा ये खत पढ़ रहे हो। तुम्हें उस जगह का नाम तो याद होगा जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी। तभी रेड कहता है जी हाँ, टेनियो। आगे लेटर में लिखा होता है कि तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद रेड उस जगह पर पहुंच जाता है और जब वो समुद्र किनारे जाता है तो वो देखता है कि एंडी नाव में बैठकर अपनी नाव रिपेयर कर रहा है। ये जगह, ये सब कुछ एंडी का वो सपना होता है जो उसने जेल में रेड से शेयर किया था। उस वक्त रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी चीज नहीं होती है और कभी कभी तो ये इंसान को पागल तक कर देती है, पर उम्मीद शायद इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज होती है जिसकी बदौलत एंडी ने ना सिर्फ उन 20 सालों में जेल के अंदर सुरंग बनाई, बल्कि उसने वो सब कुछ भी पा लिया जो वो जिंदगी में पाना चाहता था। एंडी को पोस्टर के पीछे सुरंग बनाने का आइडिया तब आया जब एक बार वो अपना दीवार पर नाम लिख रहा था और दीवार में से प्लास्टर निकल के नीचे गिरा। एंडी कहने को तो एक बहुत बड़ा बैंकर था, पर उसका जियोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था। प्लास्टर गिरने के बाद एंडी ने दीवार की कंडीशन चेक करी और वो समझ गया कि इस दीवार से सुरंग बनाई जा सकती है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जल्द मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।